हेलो एवरीवन, दिस इज़ सेकेंड लेक्चर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और कोगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पूरा एनसीईआरटी से कवर करेंगे। ओके, सो ब्लड ग्रुप, एज वी ऑल नो कि ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन आस्पेक्ट्स दो इट अपियर्स टू बी सिमिलर। ओके, सी, सबसे पहले तो इस पूरे टॉपिक में एक साइंटिस्ट हैं, कार्ल लैंडस्टीनर। उनका नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। उन्होंने ही बेसिकली ये सारा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम लेकर आए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ उनका, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट वी हैव एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। देखो, ब्लड ग्रुप बहुत तरीके के होते हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो जैसे हमारे पास एमएनएस होता है, एक हमारे पास लुईस सिस्टम है, एक डफी सिस्टम, बहुत सारे होते हैं। मतलब हमारे सिलेबस में बस हमें दो ध्यान रखने हैं, आरएच और एबीओ। ठीक है, सबसे पहले हम एबीओ के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो एबीओ ग्रुपिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस। देखो, सबसे पहले तो हम यही रुक जाते हैं, एंटीजेंस क्या होते हैं। देखो, एंटीजेंस वो केमिकल्स या सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में जाकर इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस या स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली अकरिंग एंटीजन होते हैं। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन है, ऑलरेडी आपकी बॉडी का ही है, तो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे घर के अंदर बाहर से अगर कोई आ जाए जो अननोन हो, तो घर के लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे ना, और घर में जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उन पे थोड़ी ना रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने खुद के होते हैं। बाहर से अगर कोई आता है तो रिएक्ट होता है ना। तो वो वाला सीन है कि हमारी बॉडी में बाहर से कोई एंटीजन आता है तो वो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है, बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस कर देता है। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीजन्स है उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, सरफेस एंटीजन्स होते हैं हमारी आरबीसी के ऊपर, केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ये एंटीजन्स के बारे में बोला गया है ऑन द आरबीसी, नेमली ए एंड बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सी, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं पैराग्राफ पढ़ूँगी। ओके, सो हमारी जैसे ये आरबीसी है, स्फेरिकल होती नहीं है, होती बाइकॉन्केव है, लेकिन मैं यहाँ पर स्फेरिकल बना रही हूँ। ठीक है, ये हमारी आरबीसी है और एक हमारी ये आरबीसी है। ठीक है, अब इसके ऊपर सरफेस एंटीजन है ए। ठीक है, और जो दूसरी वाली है इसके ऊपर है बी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये हमारी आरबीसी है जिसके ऊपर जो सरफेस एंटीजन है वो ए है। तो हमारी बॉडी की आरबीसी के ऊपर अगर ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, इतना तो पक्का है। ठीक है, सिर्फ यही वाली आरबीसी है। तो हमारी जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो ए के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगी, यानी कि उसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटी बी। मतलब ए को छोड़ के जितना कुछ है उस सबको मार देगी वो, ए को कुछ नहीं करेगी क्योंकि वो अपना खुद का है। अब अगर हम बी की बात करें तो ये वो आरबीसी है जिसके ऊपर बी है। ठीक है, तो ये जो पर्सन होगा इसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और इसके ब्लड में यानी इसके प्लाज्मा में मेनली जो एंटीबॉडी होगी वो बी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपने को थोड़ी ना मारना है, बी के अलावा कुछ होगी। तो बी के अलावा क्या आता है, ए, तो एंटी ए होगी। देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो एंटीजन है सिर्फ एबीओ सिस्टम में। एबीओ सिस्टम में सिर्फ दो एंटीजन है। ठीक है, एक है अपना ए, एक है अपना बी। ठीक है, तो अगर आरबीसी के ऊपर ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए की नहीं होगी, बी की होगी। और अगर आरबीसी के ऊपर बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए की होगी। ठीक है, तो इस टाइप से देखना है। अब हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स आते हैं वो इन सारे कॉम्बिनेशन से मिला के 4 ब्लड ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, मेनली एक हमारे पास है ब्लड ग्रुप ए, एक है हमारे पास बी, एक है हमारे पास ए बी, और एक है ओ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है देखो मैं बताती हूँ। ये हमारे ब्लड ग्रुप हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एंटीजन ऑन आरबीसी,
और ये है एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। ठीक है, ये ऐसे हो रहा है। अब देखो, अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, मतलब ब्लड ग्रुप अगर ए है, तो आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा? ए। ठीक है, और अगर ए एंटीजन होगा तो जो एंटीबॉडी होगी वो एंटी बी होगी। क्यों? अपने को थोड़ी ना कुछ करेगी, बाहर से अगर कोई बी आएगा तो उस पर अटैक कर देगी। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन है। अगर बाहर से जो आया अंदर बॉडी में वो ए आया तो उस पर अटैक नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर भी ए है, बाहर से भी ए आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर बी आ गया तो उस पर अटैक कर देगी। अब अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारे एंटीजन जो है आरबीसी पर वो क्या है? बी। लेकिन एंटीबॉडी किसकी बनेगी? ए के खिलाफ बनेगी। क्यों बनेगी? वही सेम लॉजिक, बी तो अपना खुद का है तो बी को तो कुछ मारेगी नहीं, लेकिन ए को मार देगी अगर ए बाहर से आया कभी तो। अब अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब क्या है? आरबीसी के ऊपर ए भी है और बी भी है, यानी कि ए और बी दोनों हैं। अब एक बात बताओ, अगर ए भी है बॉडी में, बी भी बॉडी में है, तो फिर एंटीबॉडी किसको मारेगी? किसी को भी नहीं मारेगी। तो यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती, निल होती है। ठीक है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती, यानी कि ऐसा पर्सन ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है और ए बी वाले से भी ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। जब एंटीबॉडी नहीं होगी प्लाज्मा में तो वो रिएक्ट किसके खिलाफ करेगी? मतलब अगर सिपाही है ही नहीं किसी राजा के पास तो अटैक किस पे करेगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि है ही नहीं सैनिक। तो वही वाला सीन है। अब ओ की बात कर लेते हैं। देखो, ओ का मतलब क्या है? कोई एंटीजन है ही नहीं। मतलब ओ को तुम एक तरीके से ज़ीरो मान लो, बोलना ज़ीरो नहीं है वो ओ, ठीक है, लेकिन उसको ज़ीरो मान लो। क्यों? क्योंकि इसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। अब अगर कोई एंटीजन नहीं है तो फिर दोनों एंटीबॉडी होगी। क्यों? बॉडी में तो कुछ एंटीजन था नहीं, बाहर से ए आया तो भी दिक्कत, बाहर से बी आया तो भी दिक्कत, बाहर से ए भी दोनों आ गए तो और दिक्कत। ठीक है, मतलब तब भी दिक्कत। तो क्या होगा? एंटी ए और एंटी बी दोनों होगा, यानी कि ओ सिर्फ अपने से ही ब्लड ले सकता है, मतलब किसी ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि अब खुद का ओ है, कोई एंटीजन नहीं है। जो दूसरा जो दे रहा है ब्लड उसका भी ओ है, उसके पास भी कोई एंटीजन नहीं है, तो सिर्फ इन दोनों की ही पट सकती है आपस में। लेकिन अगर ओ किसी और ब्लड ग्रुप वाले के पास गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये आई एम होपिंग समझ आ गया होगा पूरा ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो अब हम इस पैराग्राफ पे चलते हैं, अभी और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। देखो, एंटीबॉडी वो प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ। ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, अभी मैंने बता दिया है वो। You probably know that during blood transfusion any blood can not be used। ये हम सबको पता है। ये हमेशा अगर कभी हॉस्पिटल गए हो या कभी टीवी में देखा है, मूवी में देखा है, तो हमेशा ये चीज़ होती है कि इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, डॉक्टर पूछता है। ठीक है, अगर लाइक इमरजेंसी होती है तो वो पूछते हैं, अगर इतना इमरजेंसी नहीं होती तो वो खुद ही टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ब्लड ऑफ अ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ द रेसिपिएंट। देखो, डोनर वो है जो ब्लड दे रहा है। ठीक है, डोनर वो है जो ब्लड दे रहा है और रेसिपिएंट वो है जो ब्लड ले रहा है। बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग। देखो, क्लम्पिंग का मतलब क्या है? अगर मेरा ब्लड ग्रुप जैसे ए है, ठीक है, अगर मिसमैचिंग हुई और मेरे को किसी ऐसे इंसान का ब्लड डोनेट कर दिया गया जिसका ब्लड बी है, ब्लड ग्रुप जिसका बी है, तो क्या होगा? देखो, मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरी जो प्लाज्मा है उसमें जो एंटीबॉडीज़ है वो एंटी बी है, यानी कि बी के खिलाफ एंटीबॉडी है। अब अगर किसी ऐसे इंसान का ब्लड मुझ में आ गया जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या होगा? उस आरबीसी का जो एंटीजन है बी वो रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी के साथ जो मेरी बॉडी के अंदर है, और क्या होगा? उस आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन की वजह से क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। आगे वो बताऊंगी क्या होता है एग्लूटिनेशन। ठीक है, एग्लूटिनेशन कहते हैं। उस वजह से क्या होगा? ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, ब्लड के क्लम्प्स बन जाएंगे, दिक्कत है। ठीक है, तो क्या होता है? डोनर्स कंपैटिबिलिटी इज़ ओके। ये अब एक हमारे पास एक टेबल आती है, तो अब इस टेबल को देखते हैं। ब्लड ग्रुप अब जैसे ए है, ठीक है, तो एंटीजन कौन सा है आरबीसी के ऊपर? ए।
प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी। ए के खिलाफ नहीं होगी, क्योंकि ए तो अपना खुद का है, किसी और के खिलाफ होगी, दैट इज़ एंटी बी। अब इसको कौन दे सकता है ब्लड, देखो ए को ए वाला तो दे ही सकता है, ये तो पक्का हो गया। ओ भी दे सकता है। ओ क्यों दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। एंटीबॉडी के लिए एंटीजन क्या है, दुश्मन। जब दुश्मन ही नहीं है तो एंटीबॉडी लड़ेगा किससे, किसी से भी नहीं लड़ेगा। तो वही वाला सीन है, ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीबॉडी किस पर अटैक करेगा, नहीं कर पाएगा किसी पर भी, ठीक है। तो ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बी। देखो बी के पास एंटीजन क्या है, बी, आरबीसी पर, लेकिन एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बनाएगा, ए के अगेंस्ट, है ना। और किससे ब्लड ले सकता है, बी से तो ले ही सकता है, ओ से भी ले सकता है, क्योंकि सेम केस, ओ के पास एंटीजन है ही नहीं। ए बी की बात कर लेते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन है आरबीसी पर, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, क्योंकि एंटीजन दोनों है। जब दोनों ही एंटीजन घर में बैठे हैं तो एंटीबॉडी किसके लिए बनाएगा, किसी के लिए भी नहीं बना पाएगा। ये सबसे ब्लड ले सकता है, ये ए बी से भी ले सकता है, ये ए से भी ले सकता है, क्यों, क्योंकि बॉडी में ए बी तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। ओके, देन वी हैव ओ। देखो ओ का क्या सीन है, इसके पास आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसके पास दोनों के अगेंस्ट में एंटीबॉडी होती है, एंटी ए एंड एंटी बी, और ओ सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि ओ इसको भी ब्लड दे सकता था, इसको भी दे सकता था, इसको भी दे सकता था। इसका क्या मतलब है कि ओ जो होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ओके, तो फ्रॉम अबव मेंशन टेबल इट इज़ एविडेंट दैट ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हेंस ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर। Person with AB blood group can accept blood from person with AB as well as the other blood group. तो ऐसे लोग को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं RH ग्रुपिंग पर, जो कि हमारे सिलेबस का दूसरा एक मेन ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब देखो इस पर आते हैं। Another antigen, the RH antigen similar to be one present in rhesus monkeys। देखो इसका जो पता चला था सबसे पहले वो रीसस मंकी में पता चला था, इसलिए उसी के नाम पर इसका जो नाम है वो RH पड़ा, ठीक है। इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ RBC ऑफ मेजॉरिटी 80% ऑफ ह्यूमन्स। फिर हमें पता लगा रीसस मंकी मिलने के बाद कि ह्यूमन्स में भी होता है ये, 80% ह्यूमन्स पे RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो जिन लोगों के पास RH एंटीजन होता है, यानी कि जिन लोगों की RBC के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है वो है RH पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और जिन लोगों के पास नहीं है वो है RH नेगेटिव। RH नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू RH पॉजिटिव विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। ऑब्वियस सी बात है, अगर RH नेगेटिव पर्सन किसी ऐसे पर्सन से एक्सपोज हो के ब्लड से एक्सपोज हो जाए जिसका ब्लड RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा, RH नेगेटिव वाली के पास तो RH एंटीजन नहीं है, तो उसके प्लाज्मा में तो एंटीबॉडी है RH के खिलाफ, क्यों, क्योंकि अंदर RH नहीं है, तो अगर बाहर से आएगा तो दुश्मन है वो, समझ लो, ठीक है। अब कोई ऐसे पर्सन का ब्लड आ गया जिसका ब्लड RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा, जो RH एंटीबॉडी हैं हमारे ब्लड में वो उससे रिएक्ट कर जाएंगी, ठीक है। देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि सिर्फ ABO मैच करने से कुछ नहीं होगा, RH के लिए भी मैच करना पड़ेगा। A special case of RH incompatibility, incompatibility यानी mismatching, has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus। देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्या कह रहे हैं, एक ऐसा मिसमैचिंग का केस सामने आता है जब मदर हमारी RH नेगेटिव होती है और बेबी हमारा RH पॉजिटिव होता है, प्रेग्नेंट विमेन की बात हो रही है, ठीक है। RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure to the maternal। देखो यूजुअली तो ऐसा ब्लड आपस में एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन मदर एंड द फीटस, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, डिलीवरी के टाइम पे देयर आर चांसेस
कि क्योंकि वो इतना मैसिव प्रोसेस है डिलीवरी का कि उसमें चांसेस रहता है कि मदर का ब्लड और बेबी का जो ब्लड है वो आपस में थोड़ा मिक्स हो जाए, ठीक है, एक्सपोज हो जाए। तो क्या होता है इससे कि अब मदर तो RH नेगेटिव थी और जो फीटस था वो RH पॉजिटिव था, तो अब क्या होगा, अगर जो मदर का ब्लड है वो फीटस के ब्लड से एक्सपोज होगा तो मदर जो होगी वो RH के एंटी में, मतलब कि RH के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि मदर तो RH नेगेटिव थी, एक्सपोजर हो गया RH पॉजिटिव के साथ, तो क्या हुआ, एंटी RH एंटीबॉडी बनने लगेंगी, ठीक है। टू स्मॉल अमाउंट्स of the RH positive blood from the fetus. In such a case, the mother starts preparing antibodies against the RH antigen in her blood. अब अभी तक तो सब सही है मामला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन in case of her subsequent pregnancies, the RH antibodies from the mother can leak into the blood of the fetus and destroy the fetal RBCs. This could be fatal to the fetus और could cause severe anemia and jaundice to the baby. देखो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो सब सही है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर वो मदर दोबारा से सब्सिक्वेंट मतलब दोबारा से प्रेग्नेंट होती है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में क्या होगा, अब ऑलरेडी उसके ब्लड में RH के लिए एंटीबॉडी आ चुकी है, ठीक है। पहली प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में वो जो एंटीबॉडीज़ हैं जो प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो क्या होगा, वो प्लेसेंटा के थ्रू ना लीक होकर बेबी में चली जाएंगी और फीटस RBC डिस्ट्रॉय करने लगेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फीटस मर भी सकता है और अगर पैदा हुआ तो उसको सीवियर एनीमिया हो सकता है, सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर योर एग्जाम, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। देखो फिटालिस यानी फीटस के बारे में बात की जा रही है, और इस वर्ड को देखो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रो मतलब कि RBC, ब्लास्टोसिस यानी डिस्ट्रक्शन, ब्लास्ट होना, डिस्ट्रक्शन होना, तो इसमें क्या होता है, फीटस की RBC का डिस्ट्रक्शन होता है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवर ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के तुरंत बाद मदर को anti-RH एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन लगा दो, यानी जो RH एंटीबॉडी बनी है उसके खिलाफ एक इंजेक्शन लगा दो कि वो RH एंटीबॉडी ख़त्म हो जाए, तो वापस से पहले वाला केस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हमारे पास एक ब्लड ग्रुप ख़त्म हो गया, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट हमारी ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस था, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये RH इनकम्पैटिबिलिटी का क्लासिक केस है ये, ठीक है। RH इनकम्पैटिबिलिटी का क्लासिक केस आता है ये, क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखो ये भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। Okay, so you know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the bleeding stops after some time. Do you know why blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma? This is a mechanism to prevent excessive blood loss from the body. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time. It is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads called fibrins. Okay, पहले अब मैं इस चीज़ को समझा देती हूँ होता क्या है इसमें, वापस से नोट्स पे चलते हैं हम अपने। ओके, तो हम देख रहे हैं कोगुलेशन। देखो क्या हो रहा है, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ अपनी पहली वीडियो में बता दी है कि हेपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इससे ब्लड का कोगुलेशन नहीं होने देता हेपेरिन, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो कोगुलेशन का मतलब सबसे पहले क्या आ रहा है कि टेम्परेरी बेसिस पर हमको रोकनी है ब्लीडिंग। तो उससे क्या होगा, अब देखो जैसे कि ये हमको एक चोट लगी, ठीक है, ये हमारा नीचे ऐसे पूरा स्किन है और ये हमको ऐसे चोट लगी थोड़ा सा। अब क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी रप्चर हुई है ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स थी जो कि ऐसे रप्चर हो गई, ठीक है, ये ऐसे जा रही थी और ये अब क्योंकि चोट लगी तो रप्चर हो गई। तो अब क्या हुआ, ब्लड बाहर आने लगेगा, ये देखो ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, धीरे 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 करके यहाँ पर ब्लड के अंदर एक प्लेटलेट्स नाम का कंपोनेंट होता है, बताया था ना, थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ पर एग्रीगेट हो जाएंगी,
ठीक है, दूसरे कलर से बनाते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ पर एग्रीगेट हो जाएंगी, ठीक है, और क्या बन जाएगा, एक टेम्परेरी क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। अब इस टेम्परेरी क्लॉट बना है अभी, तो ये परमानेंट नहीं होगा। अब देखो परमानेंट कैसे होगा, परमानेंट क्लॉट। अब देखो हमारी ब्लड में ऑलरेडी कोगुलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉट कर सकते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, क्योंकि अगर वो एक्टिवेट होंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा ना, तो दिक्कत है। तो हमारी बॉडी में कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि कोगुलेटिंग एजेंट्स होते हैं और वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमें चोट लगी, हिपेरिन जो है हमारा, जो कि हमारा नेचुरल एंटी कोगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, वो हमारा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि चोट लगी है, खून निकला है, तो खून जो होता है उसी के अंदर, हमारा ब्लड के अंदर ही हिपेरिन होता है, तो हिपेरिन एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा और डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, और वी कैन से इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हिपेरिन तो गया काम से, इनएक्टिव हो गया, उसे हटाओ, तो यानी अब हमारा ब्लड क्लॉट हो सकता है। क्यों, क्योंकि नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो था हमारा इनएक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब क्या होगा, ठीक है। अब हमारा टिश्यू में इंजरी हुई है, क्या हुई है, हमारे टिश्यू में इंजरी हुई है, तो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या रिलीज़ करेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो रप्चर होंगी और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करेंगी, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक केमिकल होता है जो कि आगे का प्रोसेस कराएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, चोट लगी, जो हिपेरिन था वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आया और इनएक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, और वो प्लेटलेट्स क्या करेंगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करेंगे। अब देखो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के कांटेक्ट में आकर, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में आकर ये क्या करेगा, कुछ बनाएगा जिसका नाम क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेस। क्या कह रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ जुड़ के बनाएगा थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, देखो पूरा वो रिएक्शन लिखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएगा, ठीक है। हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन था वो किसने बनाया था, लिवर ने, यहाँ पे लिख देते हैं बाय लिवर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले हमारी प्लेटलेट्स ने क्या रिलीज़ करा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ मिलकर क्या बनाया, थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा, ओके। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देगा। फाइब्रिनोजन क्या था, प्लाज्मा का प्रोटीन, याद है फर्स्ट लेक्चर में बताया था, प्लाज्मा के प्रोटीन्स में 3 प्रोटीन्स थे, कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन प्लाज्मा का प्रोटीन है, तो थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, एक्टिवेट होकर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर रहा है, ठीक है। अब ये फाइब्रिन क्या है, ये फाइब्रिन बेसिकली फाइबर्स है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब जो हमारा ये जगह था जिस पे चोट लगी थी उस उधर क्या करेगा, ये नेटवर्क बनाएगा फाइब्रिन का, ठीक है, जैसे ऐसे नेटवर्क बना दिया, जाल जिसे कहता है। और अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारी आरबीसी और ये प्लेटलेट्स वगैरह आकर फंस जाएंगी, देखो, ठीक है। और इस तरीके से हमारा एक प्रॉपर क्लॉट बनेगा, ठीक है। डेड सेल, आरबीसी, प्लेटलेट्स ये सब आकर यहाँ पर जम जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कहते हैं हमारा कोगुलेशन हुआ है, ठीक है, ब्लड का, ओके। नेक्स्ट अब हम इसके थ्योरी पार्ट पर आते हैं प्रॉपरली। क्या कह रहे हैं, एक रेडिश ब्राउन स्कम बनता है फॉर्म्ड एट द साइड ऑफ अ कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स। फाइब्रिन्स कैसे बना अभी बताया, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना, कैसे, जो थ्रोम्बिन था, जो प्रोथ्रोम्बिन से
पहले प्लेटलेट्स ने रिलीज़ करा थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में आकर इसने बनाया थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस ने क्या करा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करा। थ्रोम्बिन ने क्या करा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करा। फाइब्रिन ने क्या करा, नेटवर्क बनाया। ठीक है, ओके। तो अब क्या हो रहा है, ठीक है, इट इज़ अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म मेनली बाय अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड क्या होते थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो ट्रैप हो जाते हैं। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजिन जो कि इनएक्टिव है, देखो किसी के भी अगर आगे प्रो लग जाए या पीछे जन लग जाए तो समझ जाओ इनएक्टिव है। प्रोथ्रोम्बिन के आगे प्रो था, इनएक्टिव था। फाइब्रिनोजन के पीछे जन था, इनएक्टिव था। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन को एक्टिव करके फाइब्रिन्स बनते हैं और वो करता कौन है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कैसे बना, प्रोथ्रोम्बिन से, और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन किसने बनवाया, थ्रोम्बोकाइनेज ने। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन। cascade process involves a number of factor present in the plasma in an inactive state। देखो सारी की सारी चीज़ें ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं बट इनएक्टिव होती हैं। इनको एक्टिवेट करते हैं कैसे, जब हमारा जो ब्लड है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो अपने आप ये धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, करती कौन है, प्लेटलेट्स। एन इंजरी और अ ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। मैंने बोला ना, करता कौन है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक बार एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ गई, वो रिलीज़ कर देंगी थ्रोम्बोप्लास्टिन और वो फिर सारा काम करवा देगा। ठीक है, फिर सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय द टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी कैन ऑल्सो इनिशिएट कोगुलेशन। अब देखो लास्ट लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम आयन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। ठीक है, और वो कैसे करता है वो मैंने बता ही दिया, थ्रोम्बोकाइनेज के थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ यही जुड़कर थ्रोम्बोकाइनेज बना रहा था। ठीक है, यहाँ पर अपना कोगुलेशन ख़त्म होता है, ब्लड ग्रुपिंग ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम चलेंगे लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा सर्कुलेटरी पाथवे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।